Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video, chapter number 2, basic terms of accounts। इस क्लास के अंदर पूरी तरह से सारी बेसिक ऑफ टर्म्स ऑफ अकाउंट्स को हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान लगाकर आप एक एक टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, क्योंकि यदि आपको टर्म्स अच्छे से क्लियर नहीं होगी तो आप डेबिट क्रेडिट के फंडे को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे सर। इसलिए ये चैप्टर बहुत रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो के अंदर पूरी तरह से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए वॉच टिल वेरी लास्ट। चैप्टर कहता है चैप्टर नंबर 2, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में। बच्चों, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। यहां पर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था, अकाउंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग सिंपल एक लैंग्वेज है, हमने पढ़ा था कि बिजनेस की ये एक लैंग्वेज है जो बिजनेस के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करती है। अब बिजनेस के रिजल्ट्स दो तरह के होते हैं, विद रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, और विद रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। उसे कम्युनिकेट करने की एक लैंग्वेज यदि हम बात करें तो वो अकाउंटिंग होती है। बट अकाउंटेंसी बच्चों, अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है। देखिए, मैं जब पढ़ाई करता था तब अकाउंटेंसी और अकाउंट्स दोनों, अकाउंटिंग दोनों को एक ही समझते थे, बट ये दोनों डिफरेंट है। अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है, अकाउंटिंग जस्ट एक लैंग्वेज है जो बिजनेस के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करती है टू द यूजर्स। आई बात समझ में? डेबिट और क्रेडिट के फंडे जिसके माध्यम से यूज लिए जाते हैं और रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाता है और समराइजेशन किया जाता है। बट अकाउंटेंसी की बात करें तो आप जो डेबिट और क्रेडिट करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हैं, जिन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उन सभी प्रिंसिपल, गाइडलाइंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सेट ऑफ फॉर्मूलाज को, सेट ऑफ बंडल्स को अकाउंटेंसी कहा जाता है। मतलब अकाउंटेंसी इज बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी के आधार के बिना आप अकाउंटिंग कर नहीं सकते सर। ये डिफरेंस आप थोड़ा सा समझिए। अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन है, सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बच्चों रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ट्रू एंड फेयर पोजीशंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखो बच्चों, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। असेट्स और लाइबिलिटी का स्टेटस जिससे पता चलता है, या बिजनेस के नेट रिजल्ट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जिससे पता चलते हैं। अकाउंटिंग जैसा हमने की पढ़ा, ये एक केवल लैंग्वेज है जो बिजनेस के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने के काम में आती है। आई बात समझ में? टू दी स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मतलब वही यूजर्स जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़े। एक तो बिजनेस का इन्वेस्टर हो सकता है, बिजनेस का ओनर हो सकता है, बैंकर हो सकते हैं, और यहां पर गवर्नमेंट हो सकती है, टैक्स अथॉरिटीज भी यहां पर एक स्टेक होल्डर हो सकती है बच्चों। तो क्या समझ में आया? अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर टर्म है, ये सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क्स को कवर करती है जो बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को तैयार करने में काम आते हैं, ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू और फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर सके। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप केवल बिजनेस के रिजल्ट्स को स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हैं और ट्रांजैक्शंस को अकाउंटेंसी के रूल्स के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की यदि बात करें बच्चों, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही, जैसा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और ट्रांजैक्शंस मॉनिटरी टर्म में मेजरेबल होनी चाहिए, तभी आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कि यदि ट्रांजैक्शन बिजनेस की है तो ही उसे रिकॉर्ड करेंगे। एंड सेकंड, वो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी भी होनी चाहिए, मॉनिटरी भी होनी चाहिए। यदि ट्रांजैक्शन नॉन मॉनिटरी है तो उसे बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज स्ट्रक्चरली नॉट मेजरेबल। क्योंकि नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को मेजर नहीं कर सकते तो उन्हें रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस बच्चों, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें मॉनिटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। करेंसी टर्म में मेजरेबल होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस। जैसा हमने कल एग्जांपल भी लिया था बच्चों, आपके पास
5000 हेक्टेयर या 500 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है तो आप उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। पर यदि वो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है, 50 लाख रुपीस की यदि लैंड है तो आप उसे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएंगे। आपके पास 5 ट्रैक्टर्स हैं, वो आपके बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हो सकते क्योंकि क्वांटिटी टर्म इज नॉट मेजरेबल। मॉनेटरी टर्म में उनकी वैल्यू मान लीजिए 50 लाख है तो आप उन्हें बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो practically accounting implies the strict systematic process comprising the 3 consecutive stages। पहली होती है रिकॉर्डिंग, जिसके लिए हम एक बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं जनरल बुक, जैसा हमने कल पढ़ा था, जनरल एंड सब्सिडियरी बुक्स। जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स हमने कल आपको बताया था क्या क्या होती हैं, वहां पर रिकॉर्डिंग की जाती है। दूसरी बात क्लासिफिकेशन, यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो बच्चों क्लासिफिकेशन के लिए हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। जितने भी अकाउंट्स हमारे बुक्स में खुले हैं, जनरल में खुले हैं, कैश हो सकता है, सैलरी हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, असेट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं उनकी सबकी नेट पोजीशन यदि हमें जाननी है तो उनके सेपरेट लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं और उसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं बच्चों। समराइजेशन का मतलब यह है कि लेजर अकाउंट्स के हम एंड ऑफ द ईयर में बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं और इन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। कहां पर ले जाते हैं बच्चों? ट्रायल बैलेंस में। जैसे कि साल के दौरान कितना हमने टोटल परचेज किया है, कितनी हमने टोटल सेल्स की है, तो परचेज के लेजर अकाउंट से और सेल्स के लेजर अकाउंट से उसकी नेट पोजीशन पता चलेगी उनके क्लोजिंग बैलेंसेस के माध्यम से। और ये क्लोजिंग बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं, एक शीट ऑफ फॉर्मेट बनाते हैं जो कि एंड ऑफ द ईयर में बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स को बनाने से पहले, ताकि सभी ट्रांजेक्शन्स की नेट पोजीशन हमें पता चल सके। 50 बार आपने परचेज किया है और जनरल बुक में वो 50 पेजेस पर अलग अलग जगह रिकॉर्डेड है, तो आपको उसे कंपाइल करने में समय लगेगा। तो परचेज का एक लेजर अकाउंट्स बना लीजिए और उसकी सारी नेट पोजीशन आपको उसी लेजर अकाउंट में पता चल जाएगी। उसका क्लोजिंग लेजर अकाउंट बनाना क्लासिफिकेशन है, उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना बैलेंसिंग है। उस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में ले आते हैं, एक फिगर के फॉर्म में, एक फाइनल आउटपुट और डेटा के फॉर्म में, एक फाइनल आउटकम के फॉर्म में, ताकि हम ये जान सके कि टोटल पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने टोटल कितना परचेज किया है या टोटल कितनी सेल की है। ये होता है समराइजिंग। तो बिजनेस के रिजल्ट्स को, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को क्लियर रिपोर्ट के फॉर्म में फाइनल यूजर्स को सबमिट किया जाता है। फिर फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस के बाद बनाए जाते हैं बच्चों। फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद। और फाइनल अकाउंट्स में हम जानते हैं एक तो बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनता है बच्चों बैलेंस शीट। ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फाइनल यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। किसे कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं? फाइनल यूजर्स को। आई बात समझ में? तो प्राइमरी यूजर्स और प्राइमरी यूजर्स कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे कम्युनिकेट की जाती है। इन्वेस्टर होते हैं, जैसा आप जानते हैं, जो कंपनी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीड करते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं। तो आप अपने फाइनल अकाउंट्स को उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। मान लीजिए वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर कर। और कंपनीज एक्ट ऐसा अनिवार्य करता है कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपकी वेबसाइट पर अपलोड करना है। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करने हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलग अलग हो सकती हैं जो आप पर एप्लीकेबल लॉज के हिसाब से होती है। मान लीजिए आप पर कंपनीज एक्ट लगता है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेबी को सबमिट करना पड़ेगा यदि आप लिस्टेड है तो। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टॉक एक्सचेंजेस को भी सबमिट करना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज 2 तरह के होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज अलग अलग हो सकती हैं, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल लॉ आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सबमिट करना अनिवार्य बनाती है। ठीक है। इसके बाद इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट को आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हैं आप पर्सन, तो आप आईटीआर फाइल करते हैं, आपका इनकम टैक्स बनता है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता लगाएगा कि आपका टैक्स कितना बनता है या नहीं बनता। तो ये एक नेशनल लीगल गाइडलाइंस के हिसाब से, टैक्स ऑब्लिगेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। आई होप बात अभी तक आपको समझ में आई होगी। लास्ट तक सुनते रहिए, समझते रहिए, चलते रहिए, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आएगी। और यूजर्स क्या क्या हो सकते हैं, जो नोट्स मैंने आपको ये दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्रेडिटर्स, बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन बैंक से आप लोन लेते हैं, तो लोन लेने से पहले आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्हें सबमिट करने पड़ेंगे। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से ही वो डिसाइड करेंगे कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, आपकी गुडविल क्या है, आपका रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है, उस हिसाब से आपको लोन और फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्रेडिटर्स भी आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वो गुड्स आपको क्रेडिट पर सप्लाई करते हैं, इसीलिए वो आपकी क्रेडिट वर्थीनेस को जानने के लिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर ही जजमेंट करेंगे कि आपको उधारी पर गुड्स बेचना है या नहीं बेचना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनसे आप लोन लेते हैं, उन्हें भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करने होंगे। सप्लायर ऑफ द गुड्स टू इवेल्युएट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, पेमेंट कैपेसिटी एंड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, आपका बिजनेस कितना स्टेबल है, ठीक है, आपका रीपेमेंट शेड्यूल कितना है, कैसा है, आपने जो उधारी पर गुड्स खरीदा है उसका समय पर आप भुगतान कर देंगे या नहीं कर देंगे, है ना। और देखिए, क्रेडिटर से हम 2 या 3 महीने की उधारी पर गुड्स खरीदते हैं। उधारी पर जिन व्यक्तियों से गुड्स को उधारी पर खरीदा जाता है, क्रेडिट पर खरीदा जाता है, वो क्रेडिटर कहलाते हैं बच्चों। आई बात समझ में। और क्रेडिटर आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट पर गुड्स तभी प्रोवाइड करेंगे जब आपकी पेमेंट कैपेसिटी अच्छी होगी, रीपेमेंट शेड्यूल अच्छा होगा, आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग स्टेटस जो होगा वो स्टेबल होगा। आई बात समझ में। कोर अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट, देखिए हमने यूजर्स के बारे में पढ़ा। यूजर्स कौन कौन हो गए सर, एक बार रिवीजन करवा दो। इन्वेस्टर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई। रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आ सकता है, और बताइए कौन आ सकता है, सेबी आ सकता है, स्टॉक एक्सचेंज आ सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ सकता है। फिर इसके बाद क्रेडिटर आ सकते हैं, बैंकर्स आ सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं, और गुड्स के सप्लायर आपके यूजर्स हो सकते हैं। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कोर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं सर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बहुत रेलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए बच्चों। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरी अकाउंटिंग, पूरे अकाउंट्स का अवधारणा या एजम्पशन इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर टिकी हुई है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये वो व्यक्ति है जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, जिसे हम ओनर कहते हैं। ओनर जब अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है सर, तो एक फ्रिक्शनल वॉल बिजनेस के और ओनर के बीच में क्रिएट होती है। वैसे नॉर्मली तो ओनर और उसके बिजनेस को, यदि ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो अलग कर कर नहीं देखा जा सकता, जैसा आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि यहां पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। पर किसी भी संस्था में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है। ये फ्रिक्शनल वॉल हमेशा मौजूद रहती है, क्योंकि इसके बिना हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि हमें अकाउंटिंग बिजनेस की करनी है। किसकी करनी है बच्चों, हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, ना कि बिजनेस के ओनर की। बिजनेस के ओनर की ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। केवल और केवल बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। पर्सनल ट्रांजैक्शंस से बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि साहब, यदि आपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया, जो ओनर बिजनेस में फंड्स कंट्रीब्यूट करता है बच्चों, उसे बिजनेस के द्वारा कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। तो बिजनेस एक लायबिलिटी से बन जाता है कि ओनर ने जो पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। कहने का मतलब, बिजनेस ओनर की कैपिटल को एक लायबिलिटी मानता है
और आई मस्ट से ये एक इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। ओनर के रेस्पेक्ट में लाइबिलिटी को इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं और बिजनेस इसे एक लाइबिलिटी मानता है कि ये पैसा मुझे ओनर को वापस चुकाना है। मतलब रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन बिजनेस पर क्रिएट होता है। अब बच्चों ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अकाउंटिंग कीजिएगा बिजनेस की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस किसी भी तरह से बिजनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए, यानी कि उन्हें बिजनेस के बुक्स में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों ऐसा? ताकि बिजनेस की जो भी आप रिकॉर्डिंग करें ट्रांजैक्शंस, उसका ट्रू एंड फेयर पोजीशन रिफ्लेक्ट हो सके। बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन तभी पता चल पाएगी जब आप बिजनेस के बुक्स में बिजनेस की ही बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ओनर ने अपने घर के लिए कार खरीदा, एसी खरीदा या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी खर्चा किया, यदि वो अपनी पर्सनल इनकम में से उन सभी खर्चों को करता है तो बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं है और बिजनेस की बुक्स में उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन है। हाँ, यदि वो इन सभी खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, यानी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए ओनर यदि बिजनेस से पैसा निकालता है तो बच्चों उसे ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स के कारण जो बिजनेस की ओनर के प्रति लायबिलिटी होती है, ड्राइंग्स के कारण जो बिजनेस के ओनर के प्रति लायबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आई बात समझ में? पर यदि ओनर बिजनेस से पैसा नहीं निकालता है किसी भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को मीट आउट करने के लिए, तो उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। केवल और केवल बिजनेस के साथ ओनर की दो ही ट्रांजैक्शंस डील की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। एक, जो उसने पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है, कॉल्ड कैपिटल, यानी कि यदि वो कंट्रीब्यूशन करता है कुछ फंड तो कैपिटल के फॉर्म में उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट करता है, रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और कैपिटल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यदि ओनर बिजनेस से कुछ भी फंड्स विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो बिजनेस ओनर के प्रति अपनी लायबिलिटी को कम कर देगा, मतलब कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। इसीलिए ये दो ही ट्रांजैक्शंस बिजनेस ओनर के साथ करते वक्त, डील करते वक्त रिकॉर्ड करता है। अब ओनर ने कुछ भी अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शंस यदि बिजनेस के फंड्स के बिना अपने पर्सनल फंड से करी हैं, अपने खुद के पैसे से करी है, तो उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। आई होप सो आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कहता है कि बिजनेस इज लीगली एंड फाइनेंशियली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। लीगली और फाइनेंशियली अकाउंटिंग पर्पस के लिए ओनर से अलग है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट एक्सप्रेसिवली रिपोर्ट द परफॉर्मेंस मेरिट्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हैं वो पूरी तरह से एक्सप्रेसिव रिपोर्ट जनरेट करेंगे बिजनेस की परफॉर्मेंस के रिगार्ड्स में, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के रिगार्ड में। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस यदि बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी तो वो बिजनेस के ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशंस विद रेस्पेक्ट ऑफ असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस की बता नहीं पाएगा। यदि आपको बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की असेट्स कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने हैं, बिजनेस की इनकम कितनी है, बिजनेस के प्रॉफिट्स कितने हैं और बिजनेस के लॉसेस कितने हैं, यदि आपको ये जानना है और विद रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, तो आपको ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आपकी बिजनेस की ट्रू, फेयर और साउंड पोजीशन आप जान सकते हैं, वो किसी भी तरह से ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन से बायस्ड नहीं होगा। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस ओनर की पर्सनल गतिविधियों या पर्सनल एक्सपेंसेस से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक शार्प बाउंड्री बनती है जिसको फ्रिक्शनल वॉल हम कहते हैं, जो ओनर के बीच में और बिजनेस के बीच में होती है। आई होप बात समझ में आई होगी। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग बाउंड्रीज, ओनर डोमेन। अब इसको देखिए आप, कितना शानदार तरीके से बताया गया है। ओनर्स डोमेन, पर्सनल ट्रांजैक्शंस विल एब्सोल्युटली नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस।
चाहे वो अपने फंड से, पर्सनल फंड से, खुद के पैसे से कुछ भी खरीदता है अपने घर के लिए, उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिजनेस डोमेन एंटरप्राइज की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी और डायरेक्ट बिजनेस एक्टिविटी ही रिकॉर्ड की जाएगी। मतलब कि बिजनेस के फंड से जो पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया, उस पैसे से बिजनेस कुछ भी खरीदता है, चाहे बिजनेस के लिए असेट्स खरीदी गई हो, चाहे कुछ भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस किए गए हों, उन्हें बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग, देखिए अकाउंट्स के माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल आउटकम जनरेट होते हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट और आउटकम जनरेट होते हैं, वो फाइनेंशियल यूजर्स को, यानी कि 5 तरह के जो लोग अभी हमने पढ़े, उन्हें बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए तैयार किए जाते हैं। अब ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये समझिए। देखिए अकाउंटिंग के माध्यम से जो भी आउटकम जनरेट होते हैं, जो भी आउटकम जनरेट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो या तो फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताएंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को ही यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बिजनेस में आपकी असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी का बैलेंस या करंट स्टेटस। आपके बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर में कितनी असेट्स बची हैं, कितनी आपकी लायबिलिटीज हैं, कितनी आपकी कैपिटल है, उसका क्लोजिंग बैलेंस या फाइनल स्टेटस फाइनेंशियल यूजर्स को कम्युनिकेट करना ही फाइनेंशियल पोजीशन का कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब आप बात करें फाइनेंशियल पोजीशन की, तो फाइनेंशियल पोजीशन केवल और केवल असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में ही बताई जाती है। पर यदि हम बात करें फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रॉफिट और लॉस के रेस्पेक्ट में बताए जाते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रॉफिट और लॉस के रेस्पेक्ट में बताए जाते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के रेस्पेक्ट में बताई जाती है। देखो बच्चों, एक बात समझिए, जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसका मेन पर्पस होता है फाइनल अकाउंट्स को बनाना, ठीक है। और फाइनल अकाउंट्स ही वो फाइनल आउटकम है जो यूजर्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बच्चों बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, बिजनेस की जितनी भी इनकम्स हैं, उन अकाउंट्स को राइट ऑफ किया जाता है। और इन्हें राइट ऑफ करने के बाद ही बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस पता चलते हैं बच्चों। इन्हें राइट ऑफ करने के बाद ही बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस पता चलते हैं कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। आई बात समझ में? प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। अब देखिए, यदि हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स यूजर्स को ट्रेडिंग P&L से पता चलेंगे। इन्हें ही हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यही कहलाते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मतलब है प्रॉफिट और लॉस का स्टेटस। और बच्चों, प्रॉफिट और लॉस का स्टेटस किससे पता चलता है हमें? प्रॉफिट और लॉस का स्टेटस सर हमें पता चलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जहां पर बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम को राइट ऑफ किया जाता है और प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। ये प्रॉफिट और लॉस यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, और यही फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहलाते हैं। पर यदि फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अलावा भी, क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अलावा भी यूजर्स कुछ और स्टेटस जानना चाहते हैं। यूजर्स जानना चाहते हैं बिजनेस की असेट्स का स्टेटस, कि बिजनेस के पास असेट्स का बैलेंस कितना है, बिजनेस की क्लोजिंग असेट्स कितनी है, ठीक है।
असेट्स की पोजीशन क्या है, असेट्स का बैलेंस क्या है। यूजर्स जानना चाहते हैं बिजनेस के पास लाइबिलिटीज का पोजीशन क्या है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है। और यूजर्स जानना चाहते हैं बिजनेस की कैपिटल का बैलेंस क्या है या कैपिटल का स्टेटस क्या है। तो यदि फाइनेंशियल यूजर्स इन तीनों का स्टेटस जानना चाहते हैं या आई मस्ट से क्लोजिंग बैलेंस जानना चाहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस जानना चाहते हैं कि एंड ऑफ द ईयर में आपके पास असेट कितनी बची है, एंड ऑफ द ईयर में आपके पास लाइबिलिटी कितनी बची है, एंड ऑफ द ईयर में आपके पास कैपिटल कितनी बची है, तो ये कहलाता है फाइनेंशियल पोजीशन, ये कहलाता है फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन। और बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुल मिलाकर हम यदि बात करें तो फाइनल अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं बच्चों, फाइनल अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं, पहले होते हैं ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, दूसरे होते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट के अंदर बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम को राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ करने के बाद बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस पता चलते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहलाते हैं। दूसरा बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसमें असेट्स के बैलेंस, लाइबिलिटी के बैलेंस और आपकी कैपिटल के बैलेंसेस पता चलते हैं। इन क्लोजिंग बैलेंसेस को ही फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं और ये बैलेंस शीट के माध्यम से हमें पता चलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आ जाइए नोट्स पर। बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। फाइनेंशियल पोजीशन की यदि बात करें तो असेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी का स्टेटस बैलेंस शीट से पता चलता है। प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से पता चलते हैं। असेंशियल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब देखिए, अब एक्चुअल सेंस में ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर सबसे पहली टर्म्स को हम समझेंगे एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी का मतलब एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक यूनिट इसलिए बोला है क्योंकि ये आर्थिक गतिविधियां करती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है, खरीदने बेचने से रिलेटेड। ठीक है। अब दूसरी बात, ये एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है या फिर ऑपरेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है। एंटिटीज को फिर दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है प्राइमरीली। एंटिटी का मतलब क्या है? सिंपली एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट संस्था जो ओनर से अलग है, सेपरेट है, ठीक है, जो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रही है या किसी किसी ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व है। अब एंटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहली होती है बिजनेस एंटिटी, दूसरी होती है नॉन बिजनेस एंटिटी। वो जो इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी अपने नाम से रजिस्टर्ड है, ओनर से डिस्टिंक्ट है, वो बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, जो जिसका उद्देश्य प्रॉफिट और इनकम कमाने का है। ऑल दो वो लॉस भी जनरेट कर सकती है, बट इंटेंशन टू डू द बिजनेस इज टू जनरेट प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या सर्विस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। सर्विस इंडस्ट्रीज में कैसे? सर बैंकिंग का बिजनेस जो कर रहे हैं, जो बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। इंश्योरेंस का जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस कर रहे हैं, ये सब सर्विस सेक्टर्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस कर रहे हैं, दे ऑल्सो आर द सर्विस इंडस्ट्रीज। गुड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे विप्रो हो गया, एलजी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। इसके बाद नॉन बिजनेस एंटिटी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, धर्मार्थ के लिए काम कर रहे हैं, इनका प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, प्रॉफिट इकट्ठा करने का इनका उद्देश्य नहीं है, इन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, है ना, स्पोर्ट्स क्लब, सोशल क्लब्स, पब्लिक सोसाइटीज या फिर स्कूल्स, चैरिटेबल, हॉस्पिटल, इसी तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें नॉन बिजनेस एंटिटी कहा जाता है। तो कुल मिला के एंटिटी का मतलब इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी, या कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही है या कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रही है। हो सकता है उसका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य हो सकता है उसका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य ना हो। दो तरह की होती है, बिजनेस एंटिटी, दूसरा नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी वो जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, इनकम जनरेट करना है।
या तो वो ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, विप्रो, एलजी, मारुति सुजुकी, ये ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल लिए। सर्विस के एग्जांपल हमने ले लिया बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और ट्रांसपोर्टेशन, ये सर्विस के एग्जांपल हमने ले लिए। नॉन बिजनेस एंटिटी, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों की सेवाओं के लिए, धर्मार्थ के लिए काम करते हैं, इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, एनपीओस कहलाते हैं। एनजीओस भी इसके अंदर कवर होते हैं, सोशल क्लब हो गए, चैरिटीज हो गई, ठीक है, पब्लिक स्कूल्स हो गए और हॉस्पिटल्स इसके एग्जाम्पल हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर एक बिजनेस इन्वॉल्व है पूरी तरह से, ठीक है, जिसके कारण इमीडिएट या मेजरेबल चेंजेस होंगे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी। कोई भी गतिविधि यदि आप कर रहे हो जिसके अंदर मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अंदर मॉनेटरी या इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, बदलाव होना जरूरी है विद रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन अभी हमने पढ़ा, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल का स्टेटस। ओनर्स इक्विटी को बच्चों कैपिटल भी कहा जाता है, ये जो ओनर्स इक्विटी है इसे कैपिटल भी कहा जाता है। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसके कारण असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के स्टेटस में, जिसे फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, कुछ ना कुछ इमीडिएट या मेजरेबल चेंजेस देखने को मिले, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। हम इकोनॉमिक टर्म्स में पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब बच्चों किसी भी तरह का डिसबर्समेंट ऑफ कैश जो बिजनेस के पर्पस के लिए किया गया हो, जो बिजनेस के उद्देश्य के लिए किया गया हो, जिसका पर्पस ही मेनली बिजनेस के लिए बेनिफिट जनरेट करना है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को स्मूथली रन करना है, बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन करना है, उसी उद्देश्य के लिए, बिजनेस के बेनिफिशियल पर्पस के लिए कोई भी खर्चा किया गया है, डिसबर्समेंट किया गया है कैश का, या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है, या फिर किसी भी तरह से कोई लायबिलिटी क्रिएट की गई है बिजनेस के लिए, असेट्स को एक्वायर करने के लिए या गुड्स को एक्वायर करने के लिए, तो बच्चों वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। Essentially, it implies any structural payment executed for receiving an immediate or deferred business benefit। ये बहुत काम की लाइन है, ये एक ही लाइन पूरे एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को बदल देती है। देखिए, कोई भी खर्चा या पेमेंट जिससे या तो आपको इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा या फिर एंड्यूरिंग बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंडिचर को करने का जो उद्देश्य होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर को करने का उद्देश्य जो होता है बिजनेस में, बेनिफिट जनरेट करना होता है। अब आप इधर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस में एक्सपेंडिचर जो किए जाते हैं उनका जो पर्पस होता है, एक्सपेंडिचर का जो मेन पर्पस होता है वो बिजनेस के लिए बेनिफिट्स जनरेट करने का होता है बच्चों, ठीक है। अब ये बेनिफिट्स या तो आपको इमीडिएट मिलेंगे, इमीडिएट का मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट, मतलब आपने खर्चा किया और आपको उसी एक साल के अंदर, जिस अकाउंटिंग ईयर के अंदर आपने खर्चा किया है, विद इन दैट अकाउंटिंग ईयर उसका बेनिफिट मिल जाएगा पूरी तरह से। यदि हम बात करें तो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? कंज्यूम कर लेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। दूसरा, जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट होंगे, मतलब कि एंड्यूरिंग बेनिफिट जनरेट होंगे, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक आपको मिलने वाला है। आई बात समझ में? जिस बेनिफिट को आप डेफर करेंगे, ठीक है। तो दो तरह के बेनिफिट उद्देश्य होते हैं बिजनेस में खर्चा करने के, एक तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म और एक होते हैं एंड्यूरिंग यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जो हमने खर्चा किया है उससे
हमें उसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर यदि बेनिफिट मिलने वाला है तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट का पर्पस है, और यदि कई सालों तक बेनिफिट मिलता रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट का पर्पस होता है। और इसी बेसिस पर खर्चों को तीन तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस में एक अकाउंटिंग ईयर में 12 महीने के अकाउंटिंग ईयर में, जिसे करंट अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, यदि हम बात करें अकाउंटिंग ईयर की तो 12 महीने की अवधि को ही, 12 मंथ की अवधि को ही हम करंट अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। और यदि आप बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें आपने जो भी खर्चा किया है, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, उसी अकाउंटिंग ईयर के लिए केवल 12 मंथ में ही बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करने के लिए आपने खर्चा किया है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। आई बात समझ में? अब पहले रेवेन्यू एक्सपेंस को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंस पढ़ेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंस बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल को, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है बस। जैसे हर साल बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं और बिजनेस में खर्चे करने ही पड़ते हैं बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। जैसे कि हमने गुड्स खरीदा, आई बात समझ में? हम टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, तो जो भी गुड्स हमने खरीदा वो बेचने के उद्देश्य से खरीदा है। तो खरीदते समय हमारा इंटेंशन क्या था बच्चों? उसी अकाउंटिंग ईयर में उस गुड्स को हम सेल कर देंगे और बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ऑपरेटिंग बेनिफिट जनरेट करना, उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही सेल्स कर कर बेनिफिट जनरेट कर लेना हमारा इंटेंशन था। हमने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट किया, तो एक महीने की सैलरी में वो केवल एक महीने काम करेगा, कई सालों तक काम नहीं करेगा। तो जो खर्चा किया गया उसका इंटेंशन था शॉर्ट टर्म बेनिफिट जनरेट करना, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर बेनिफिट जनरेट करना। एडवर्टीजमेंट किया हमने छोटा मोटा शाइन बोर्ड पर, तो वो एक महीने तक लगा रहेगा एडवर्टीजमेंट, उसके बाद हटा दिया जाएगा। एक महीने के लिए हमने पेमेंट किया। स्टेशनरी का खर्चा, जो बिजनेस में ऑफिस में काम आएगी स्टेशनरी, अगले साल छोड़िए, आप 2-3 महीने में वापस आपको स्टेशनरी, 15 दिन के अंदर वापस स्टेशनरी खरीदनी पड़ेगी आपको। मजदूरों को मजदूरी दी आपने, वेजेस दी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए, आई बात समझ में? आपकी बिजली का किराया आया, लाइट का एक्सपेंसेस आया, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। ये सभी खर्चे भी शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर हैं और इससे बिजनेस में एक अकाउंटिंग ईयर तक ही कन्फाइंड बेनिफिट मिल रहे हैं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, मतलब 12 महीने से ज़्यादा बेनिफिट जनरेट करने का इन सभी खर्चों का कोई इरादा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए बच्चों ये रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं और इन्हें उठाकर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ कर दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। बच्चों ऐसे एक्सपेंस जिनका बेनिफिट आप पूरी तरह से उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर, जिस अकाउंटिंग ईयर में आपने वो खर्चे किए हैं, पूरी तरह से कंज्यूम कर चुके हैं, तो आपको उन एक्सपेंसेस को, उन इनकम्स के अकाउंट्स को उठाकर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ करना है। उनके बैलेंसेस हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नॉर्मली, यदि उनका कुछ भी बेनिफिट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डेफर नहीं हो रहा है। हम पूरी तरह से खर्चा करते वक्त इंटेंशन के बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं। एक्सपेंस करते वक्त हमारा इंटेंशन उस अकाउंटिंग ईयर में ही उस खर्चे से बेनिफिट डिराइव करने का था, कंज्यूम करने का था। अब पूरा साल खत्म हो गया और यदि हमने उस खर्चे का पूरा बेनिफिट उस अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम कर लिया, यानी कि सैलरी दी, एक महीने सर्विसेज ले ली, वेजेस दी, वेजेस से मजदूरी ले ली, आई बात समझ में? रेंट हमने प्रॉपर्टी का दिया, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने का, उसका टेनेंसी का बेनिफिट हमने ले लिया। एडवर्टीजमेंट का शाइनिंग बोर्ड हमने लगाया, उसका बेनिफिट हमारे बिजनेस में हमने ले लिया। तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है जिनका बेनिफिट मैक्स टू मैक्स 12 मंथ की अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कंज्यूम कर लिया जाता है। अब इन एक्सपेंसेस का एंड ऑफ द ईयर में आपको क्या करना है? जिनका बेनिफिट आप पूरी तरह से कंज्यूम कर चुके हो, आपको इनके अकाउंट्स को उठाना है और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देना है। इनके बैलेंसेस को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हम इनका रत्ती भर भी कंजम्पशन या बेनिफिट नहीं लेने वाले हैं। यदि एक दिन भी बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होता है तो फिर बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ले जाया जाएगा।
नेक्स्ट ईयर में जिनके बैलेंस ले जाए जाते हैं वो पर्सन अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है। यदि आपको किसी खर्चे के रेस्पेक्ट में किसी को कोई पैसा देना या लेना बाकी है तो फिर उन्हें याद रखने के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जिन बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड हम करते हैं नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं उन्हें बैलेंस शीट में ले जाया जाता है। अब ये जो डिक्टेशन मैंने बोली है पूरी तरीके से, इसको वापस से रिवाइज कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक वीडियो के अंदर कंसाइज कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है, हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट में केवल वही चीजें जाएगी जिनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर आपको ले जाना है। और किन ट्रांजैक्शंस, किन अकाउंट्स के बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाते हैं, जिनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर लेने वाले हैं हम, या फिर कुछ लेना या देना नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। और तीन चीजें होती हैं जिनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। असेट्स, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देंगे। कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस भी नेक्स्ट ईयर जाएगा, जो आपने कैपिटल लगाई थी वो नेक्स्ट ईयर भी बिजनेस में रहेगी, उसके बाद भी बिजनेस में रहेगी। इसलिए रहेगी क्योंकि यदि कैपिटल ही आपने निकाल ली तो बिजनेस तो बंद हो जाएगा। और बिजनेस एक अकाउंटिंग एजम्पशन के बेसिस पर किया जाता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन एक प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। और वो प्रिंसिपल ये कहता है कि एक अकाउंटिंग ईयर से आगे भी हम बिजनेस करेंगे, कई सालों तक हम बिजनेस करेंगे, तो कैपिटल भी आपके बिजनेस में रहनी चाहिए इंटैक्ट। यदि कैपिटल ही विड्रॉ हो गई तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, इसलिए कैपिटल भी नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं। असेट्स का बेनिफिट कई सालों तक मिलता है बिजनेस में। यदि आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, प्लांट खरीदा, तो उसका बेनिफिट आप एक साल में थोड़े ही कंज्यूम कर लेंगे, आपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट करने के लिए वो खर्चे किए हैं, ठीक है, इसीलिए उन्हें बैलेंस शीट में ले जाया जाता है, असेट्स का दर्जा दिया जाता है। तीसरी चीज होती है जो बैलेंस शीट में जाती है वो है लायबिलिटी। क्योंकि बच्चों जैसा आप कॉन्सेप्ट्स को रीड किया, आपने समझा है, मेरे हिसाब से आपने सुना है, तो लायबिलिटी भी वो चीज होती है जिसके रेस्पेक्ट में हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कुछ ना कुछ आउटकम जनरेट करने हैं, कुछ ऑब्लिगेशन है जिनका रिपेमेंट हमें करना है, या कुछ ऑब्लिगेटरी सर्विसेज हैं जिन्हें हमें परफॉर्म करना है, या हमारे कुछ दायित्व हैं किसी पार्टी के रेस्पेक्ट में, किसी व्यक्ति विशेष के रेस्पेक्ट में जिन्हें हमें फुलफिल करना है। वो ऑब्लिगेशंस, वो लाइबिलिटीज भी हमें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करनी होंगी, उनके बैलेंस भी हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं, पहला रेवेन्यू एक्सपेंस, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे खर्चे जो एक साल में कई बार होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, या फिर कहें कि उन खर्चों को करने का उद्देश्य बिजनेस में शॉर्ट टर्म बेनिफिट जनरेट करने का होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जनरेट करने का हमारा इरादा नहीं होता है। तो एंड ऑफ द ईयर में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो ऐसे खर्चों को जिनका बेनिफिट हम पूरी तरह से कंज्यूम कर चुके हैं, पूरी तरह से यूटिलाइज कर चुके हैं, उनके अकाउंट्स को उठाएंगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस जो मैंने आपको बताया है। अब बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये ध्यान से समझिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो आप एक अकाउंटिंग ईयर में कर रहे हो, जो कई सालों में एक बार आप करोगे। हर साल आप इस खर्चे को नहीं करते, हर साल आप रेंट पे नहीं करते। देखिए रेंट का पेमेंट हर साल हम करते हैं, वेजेस का पेमेंट हम हर साल करते हैं, सैलरी का पेमेंट करते हैं, गुड्स खरीदते हैं उसका पेमेंट हम करते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट हम हर साल करवाते हैं बार बार, स्टेशनरी का पेमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस के स्टैंप ड्यूटी के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में किए जाते हैं, ऑफिस को मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं जो बार बार होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है, उन्हें उठाएंगे, ट्रेडिंग P&L में राइट ऑफ कर देंगे। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो साल में बार बार नहीं होते हैं, रैकरिंग नेचर के नहीं होते हैं, कई सालों में एक बार होते हैं, आई मस्ट से नॉन रैकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रैकरिंग का मतलब है बच्चों ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं, ठीक है, कभी कभार होते हैं, और एक बार जो खर्चा आपने कर दिया ये सालों साल बेनिफिट आपको देगा। आई मस्ट से एक स्ट्रक्चर्ड असेट्स आपके लिए क्रिएट करेगा, या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड
फॉर्म ऑफ असेट्स क्रिएट करेगा जो आपके बिजनेस में कई सालों तक एग्जिस्ट करेगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका होगा और बेनिफिट आपके बिजनेस में कई सालों तक देगा। तो खर्चा करते वक्त आपका इंटेंशन उस अकाउंटिंग ईयर में उसके बेनिफिट को पूरी तरह से कंज्यूम करने का नहीं है। आपका इंटेंशन यह है कि इसका बेनिफिट सालों साल हमें मिले। हमने एक बार खर्च कर लिया, प्लांट मशीनरी हमने खरीद ली जिस पर हम गुड्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। अब कई सालों तक हमें प्लांट मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं है। उस असेट्स की एक लाइफ होती है, मान लीजिए 10 ईयर्स, तो 10 सालों तक हमें मशीन को खरीदने की जरूरत नहीं है। बसेस हमने खरीदी बिजनेस के लिए, ट्रैक्टर्स खरीदे, तो उनकी जो लाइफ है, मोटर व्हीकल्स खरीदे, उनकी लाइफ जितनी है उतने सालों तक हमें उन खर्चों को दोबारा बिजनेस में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उनकी लाइफ 10 ईयर से, तो 10 साल तक वो बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करेंगे। 10 साल बाद हम सोचेंगे उन्हें खरीदने के लिए, तो 10 सालों तक उनका बेनिफिट मिलने वाला है। वन टाइम एक्सपेंडिचर्स विच गिव्स यू एंड्यूरिंग बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। और बच्चों, इसके कारण जो असेट्स क्रिएट होती है वो फिक्स असेट्स होती है, जिन्हें हम नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं। बच्चों, क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट्स। अभी असेट्स की कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। ठीक है। अब ये टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइमरी असेट बेस एंड स्ट्रक्चर्ड अर्निंग कैपेसिटी। मैंने आपको बताया था ये खर्चे आपकी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन नहीं करेंगे। मतलब मेंटेन करने का मतलब तो है 1 साल तक बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चलाए रखना, उसके बाद जरूरत वापस पड़ेगी। बट स्ट्रक्चर्ड अर्निंग कैपेसिटी मतलब 10 साल में एक बार खर्चा करेंगे सर, 10 ईयर्स के लिए एक बार एक्सपेंस हमने कर दिया, 10 साल बिजनेस में स्ट्रक्चर्ड बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद सोचेंगे दोबारा करना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड्यूरिंग बेनिफिट देगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर आपके बिजनेस में बेनिफिट देगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैक्सिमम 1 अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देगा, उसे उठाओ ट्रेडिंग पीएनएल में राइट ऑफ कर दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कई सालों तक बेनिफिट देगा, इसलिए इसकी इज्जत बढ़ जाती है, इसको बैलेंस शीट में ले जाना पड़ता है। ठीक है, असेट्स का दर्जा इसे देना पड़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग पीएनएल में जहां हम एक तरफ उठा के राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर्स में भी मिलने वाला है। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से बाइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फैक्ट्री शेड, रियल एसेट, ऑफिस का फर्नीचर या मोटर व्हीकल, मतलब ऐसे खर्चे जिनके कारण बिजनेस में असेट्स क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है बच्चों? असेट्स क्रिएट हो रही हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब कि बच्चों एक्सपेंडिचर्स जो कि आपके बिजनेस में यील्ड करेंगे बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, क्योंकि 1 साल से ज्यादा कई सालों तक बेनिफिट जनरेट करने का आपका इरादा था, इसीलिए इन खर्चों को आपने किया था। और इससे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो अर्निंग कैपेसिटी बच्चों मेंटेन नहीं होगी, एक अकाउंटिंग ईयर तक मेंटेन नहीं होगी। मेंटेन फॉर मोर देन 1 ईयर और लॉन्ग, 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए आपकी बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी? मेंटेन होगी। मतलब इसको यदि मैं बात करूं मेंटेन की जगह, मैं इसको अर्निंग कैपेसिटी एक्सपांड कह सकता हूं। आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? अर्निंग कैपेसिटी, आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी एक्सपांड होने वाली है फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ऐसे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्ड बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं आपको? स्ट्रक्चर्ड बेनिफिट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? जो ये नेचर के तो एक तरह से रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लिया एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपने किया, किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दे दिया आपने, सब्सक्रिप्शन पे कर दिया,
जिसका बेनिफिट आपको 3 4 साल 5 साल मिलेगा, 3 साल से लेकर 7 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उन्हें बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज आर दी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट 3 से 7 साल तक मिलता है। अब देखिए 7 सालों में इनका बेनिफिट मिलेगा तो 7 साल तक इन्हें हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई बात समझ में? 7 सालों के अंदर ही इन्हें राइट ऑफ किया जाएगा, या 3 साल 4 साल 5 साल जितने सालों तक इनका बेनिफिट मिलेगा उतने सालों में इन्हें राइट ऑफ किया जाएगा। अब अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे कॉन्सेप्चुअली हम आगे बढ़ेंगे, टर्म्स को आगे सीखेंगे समझेंगे, तब ये चीज समझ में आपको आएगी। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस को आप मेरे हिसाब से अभी स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बच्चों ये आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसको मुझे कब एड्रेस करना है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन एग्जांपल भी मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में लिया है। मान लीजिए हमने बहुत बड़ा, देख ही लीजिए, मेजर एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया हमने 2 लाख का। ठीक है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, जिसका बेनिफिट 4 सालों तक मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, 4 सालों में 2 लाख के खर्चे को बराबर राइट ऑफ कर दिए, मतलब 50,000 ईच हर साल बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ कर दीजिए, और 4 सालों तक इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। यदि हम बात करें इसके साइकिल को समझने की, तो इधर ध्यान दीजिए। अब आप ये 4 साल है जिसमें इसका बेनिफिट आपको मिलेगा 1 2 3 एंड 4। आपने जो खर्चा किया यहां पर किया 2 लाख का। ठीक है, अब साल खत्म हो गया, आप 50,000 का बेनिफिट यहां लेंगे, 50K का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर लेंगे, 50K का बेनिफिट थर्ड ईयर में लेंगे, और 50K का बेनिफिट फोर्थ ईयर में लेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर एंड होता है बच्चों, 50K का बेनिफिट आप ले चुके हैं, तो यहां पर आप बनाते हैं P&L अकाउंट और बनाते हैं बैलेंस शीट। बराबर, या तो P&L बनाते हैं, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बच्चों P&L के अंदर हम 50K को राइट ऑफ कर देंगे, जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, और बैलेंस शीट में हम 1.50 लाख को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एज एन असेट। आई होप सो बात समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट ईयर के एंड में वापस हम P&L बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों। 50K का जो बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर में ले चुके हैं, सेकंड ईयर में ले चुके हैं, उससे हम P&L में राइट ऑफ कर देंगे, और बचा हुआ जो है 1 लाख उसे बैलेंस शीट में एज एन असेट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि 2 लाख में से 1 लाख का बेनिफिट हम पूरी तरह से ले चुके हैं 2 सालों में, और उन्हें P&L में राइट ऑफ भी कर चुके हैं। थर्ड ईयर में 50K का बेनिफिट आपने फिर से ले लिया, जो बेनिफिट आपने लिया उसे P&L में क्या कर दिया आपने, राइट ऑफ, और जो बचा है 50K उसको आपने बैलेंस शीट में असेट के रूप में दिखा दिया थर्ड ईयर के एंड में। अब फोर्थ ईयर में आपने उस बची हुई असेट्स का भी पूरी तरह से बेनिफिट ले लिया है, तो बच्चों यहां पर आप इसे P&L में राइट ऑफ कर देंगे एंड ऑफ द ईयर में। और रही बात बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू ऑफ असेट बची नहीं है जिसे नेक्स्ट ईयर्स में बेनिफिट जिनका कंज्यूम करना हो। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। आप इस एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं रब करने वाला हूं, मुझे आगे एक्सपेंस पढ़ाना है। ठीक है, स्क्रीन पोज कर बैक में जाकर आप इसको नोट कर लीजिएगा जरूर से। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है सर? वैसे तो एक्सपेंस एक नॉर्मल टर्म है। एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस में जो भी खर्चे आपने एक अकाउंटिंग ईयर में किए, रेवेन्यू एक्सपेंस को भी एक्सपेंसेस ही कहा जाता है, जो एक अकाउंटिंग ईयर में एक अकाउंटिंग ईयर के लिए बेनिफिट जनरेट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। पर बच्चों यहां पर एक्सपेंस का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से है। मतलब जिस गुड्स को आपने बनाया है बेचने के लिए या फिर खरीदा है बेचने के लिए। यदि आप ट्रेडर हैं, यदि आप ट्रेडर हैं तो आप गुड्स को बनाते नहीं हैं, आप गुड्स को परचेज करते हैं, खरीदते हैं और खरीद कर बेचते हैं। तो मान लीजिए आपने गुड्स खरीदा है 10,000 में, तो ये 10,000 आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। और यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप पहले गुड्स को क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, फिर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
कन्वर्ट करेंगे, फिर फिनिश गुड्स आपका बनेगा और फिर फिनिश गुड्स को आप बेचेंगे। तो बच्चों इस पूरी प्रोसेस में जो भी कॉस्ट आपकी लगी है वो आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब को गुड्स को खरीदने या गुड्स को खरीद कर बनाने में, फाइनल गुड्स फिनिश गुड्स बनाने में जो भी खर्चा लगता है वो एक्सपेंस कहलाता है। आई बात समझ में? आगे रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब उसको गुड्स को बेचने से, सेल करने से जो भी आपको पैसा मिला वो रेवेन्यू कहलाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मान लीजिए आपने गुड्स 10K में खरीदा था, या फिर मान लीजिए 10K में आपने खरीद कर बनाया था फाइनल गुड्स, उसे आपने 12K में बेचा, मतलब 12,000 में बेचा। तो रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस सच एज सेलिंग कमोडिटीज और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। यदि आप गुड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप सर्विसेज किस वे में प्रोवाइड करते हैं? जैसे मैं आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरा मान लीजिए कोर्स जो है वो 10,000 का है अकाउंट्स का, ठीक है, तो 10K मेरा क्या है? रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंश्योरेंस आपने लिया है, तो इंश्योरेंस सर्विसेज के लिए जो आपने कॉस्ट पे करी है वो तो आपकी एक्सपेंस है, और इंश्योरेंस एजेंसी जो आपको इंश्योरेंस एजेंसी के लिए वो रेवेन्यू है। आई बात समझ में? जो उन्होंने सर्विस सेल कर कर आपसे लिया है। बात कर लेते हैं बच्चों इनकम की। तो इनकम का मतलब कुछ नहीं है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर देना ही इनकम कहलाता है। यानी कि 12K में आपने बेचा था, 10K में आपने बनाया था या खरीदा था, तो इनकम हो गई आपकी 2K। वैसे इनकम को एक ब्रॉडर टर्म के रूप में भी लिया जाता है। यहाँ पर जो इनकम को हम समझ रहे हैं वो गुड्स के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। यहां पर देखिए, रेवेन्यू आपका मान लीजिए 10 लाख का था, कॉस्ट जो आपकी लगी थी जिसे आप एक्सपेंस बोलते हैं वो 8 लाख की थी, तो नेट इनकम आपकी हो गई 2 लाख की। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आती है या नहीं बताइए? ठीक है। गुड्स परचेज एंड सेल्स, गुड्स परचेज एंड सेल्स, देखिए बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है ना, इसमें टर्म्स बहुत सारी हैं, आपको समझनी है। यदि हम एक वीडियो में इसको कवर करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। देखिए इसे यहां तक अभी हम पढ़ लेते हैं, परचेज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों, सेल्स हम पढ़ लेंगे, परचेज हम पढ़ लेंगे, सेल्स हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल से लेकर जो भी बाकी की टर्म बची है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, 2 पार्ट्स में हम इसको कर लेंगे। तो गुड्स किसे बोला जाता है? देखिए गुड्स का मतलब मैं आपको बताऊं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो भी कमोडिटी या जो भी आइटम्स आप रीसेल करने के लिए खरीदते हैं या फिर बेचने के लिए खरीदते हैं, यदि आप ट्रेडर हैं तो, और यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज लेंगे अपने फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, जिससे बाद में मार्केट में बेचा जाएगा। तो जो गुड्स आप खरीदते हैं, वो जो आइटम्स कमोडिटी आप खरीदते हैं वो आपके लिए गुड्स कहलाता है। ध्यान दीजिए, या तो हैं आप ट्रेडर, यदि आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए गुड्स का मतलब क्या है? ट्रेडर के लिए गुड्स का मतलब है जो भी आर्टिकल आपने सप्लायर से खरीदा है, जो भी आइटम आपने खरीदा है, ठीक है, उसे आप रीसेल करोगे। क्या करोगे सर? उसे आप रीसेल करने वाले हो। तो ये आइटम जो आपने खरीदा है वही आपके लिए गुड्स है, ठीक है। आप टेक्सटाइल के बिजनेस में हैं, तो आपने जो आइटम्स खरीदे हैं, जो आर्टिकल्स खरीदे हैं, जो शर्ट्स खरीदी हैं, वो आपके लिए गुड्स है। पर यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं बच्चों, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा है, आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा है जिसे आप कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट कर कर क्या बनाएंगे आप? फिनिश गुड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर आप? कन्वर्ट कर कर उसे आप फिनिश गुड्स बनाएंगे और उस फिनिश गुड्स को आप मार्केट में सेल करेंगे। तो बच्चों
ये रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है ये आपके लिए गुड्स है, क्योंकि इसको प्रोसेस कर कर आप फिनिश गुड्स बनाएंगे और फिनिश गुड्स को भी आपको रीसेल करने का पर्पस है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो गुड्स का मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए तो वो आर्टिकल है, वो कमोडिटी है जिसे डायरेक्टली फिजिकल यूनिट में खरीदा गया है और जिसे मार्केट में रीसेल किया जाएगा। पर मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स रॉ मटेरियल है जिसे वो आगे प्रोसेस करेगा, कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स में और फिर उसे मार्केट में बेचेगा। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, परचेज का मतलब ये है कि गुड्स को खरीदने में आप जो भी बिजनेस के अंदर खर्चा करते हो, गुड्स को खरीदने में आप जो भी बिजनेस में खर्चा करते हो उसे परचेज कहा जाता है। तो टर्म्स स्ट्रिक्ट reserved for acquiring the goods that forms the core trading inventory of the enterprises. It is never applied to describe the long term assets acquisition. परचेज को हम कभी भी असेट्स के एक्विजिशन के लिए यूज नहीं लेंगे। मतलब परचेज एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है बच्चों, जिसे हम यूज लेंगे केवल और केवल फॉर दी पर्पस टू परचेज गुड्स, फॉर द पर्पस टू परचेज गुड्स। ठीक है, यदि हम असेट परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेज की टर्मिनोलॉजी को यूज नहीं लिया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसे यूज नहीं लिया जाएगा। सेल्स एक इनकम है बच्चों, गुड्स को बेचने से जो भी इनकम आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसे सेल्स कहा जाता है। कहने का मतलब जो हमने अभी पढ़ा था रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे ही सेल्स बोला जाता है। गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम सेल्स कहलाती है बच्चों। कुल मिला के बात यह है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप राइट्स ओवर द गुड्स और सर्विसेज, यदि आप गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो उनके ओनरशिप राइट को आप ट्रांसफर कर देंगे और कंज्यूमर को इन एक्सचेंज ऑफ द फाइनलाइज्ड प्राइस, और उसके रेस्पेक्ट में जो भी आप पैसा लेंगे वो सेल्स कहलाता है। आई बात समझ में? अब देखिए डिस्टिंक्शन पढ़ लीजिए, गुड्स वर्सेस नॉन इन्वेंट्री असेट्स। इफ ए क्लॉथ डीलर परचेज द कमर्शियल टेक्सटाइल, यदि एक क्लॉथ डीलर टेक्सटाइल्स परचेज करता है और अपैरल्स परचेज करता है फॉर द शॉप इन्वेंट्री, देन दोज आइटम्स आर स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज गुड्स। ऑब्वियसली क्योंकि वो टेक्सटाइल्स और अपैरल्स उसने इन्वेंट्री के रूप में खरीदे हैं और मेन पर्पस है उनका रीसेल करने का, मेन पर्पस है रीसेल, बेचने के लिए खरीदे हैं, तो बच्चों वो उसके लिए गुड्स कहलाएंगे। आगे कहते हैं इफ द सेम डीलर बाय द वुलन फर्नीचर, यदि वो एक फर्नीचर खरीदता है ना, जिस पे उसके कस्टमर भी बैठ सकें, ठीक है, तो वो फर्नीचर उसके लिए असेट है ना कि गुड्स है। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट के नाम से ही अकाउंट ओपन होगा, ना कि परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज नामक टर्मिनोलॉजी गुड्स को खरीदने के रेस्पेक्ट में यूज ली जाती है अकाउंट्स में, असेट्स को खरीदने के लिए परचेज को यूज नहीं किया जाता। असेट्स केवल असेट्स के नाम से ही अकाउंट्स में जानी जाती है, यानी कि वो परचेज नहीं, वो फर्नीचर ही कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ तक क्लास को हम फाइंड अप करते हैं। इसके बाद हम आधा वीडियो ऑलमोस्ट हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के रेस्पेक्ट में हो चुका है, एक पार्ट और बाकी है, 2 पार्ट्स में इसको पूरी तरह से फिनिश हम कर लेंगे। कैसा रहा आपका इंटरप्रिटेशन, आपका नॉलेज एनहांस हुआ या ना, आपकी कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग आपकी हुई या नहीं? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर नेक्स्ट वीडियो की अपडेट समय पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।